हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल। आज मैं कक्षा 10 की केमिस्ट्री से पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया से कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, पहला टॉपिक जो है वो है भौतिक परिवर्तन। आप देखते हैं कि जब आप पानी को फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो पानी जमकर बर्फ हो जाता है। ऐसे में देखते हैं जो पानी था, जल पहले किस अवस्था में था? द्रव अवस्था में था। जब आपने उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो किस अवस्था में हो गया? ठोस अवस्था में हो गया। ये परिवर्तन जो होता है आपका भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पर उसकी भौतिक अवस्था आकार में परिवर्तन हो जाता है। भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त हुए पदार्थ को पुनः अपनी मूल अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे आप जो फ्रिज में जो आपने बर्फ जमाया है उसको आप जल में बदल सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार तथा भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल से बर्फ का बनना। आप देखते हैं कि जल को हमने रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो क्या बन गया? बर्फ बन गया। या फिर हमने जल को क्या कर दिया? उबालना शुरू किया तो वो भाप बन गया। तो हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तन कैसा है? भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन की बात हम करते हैं तो भौतिक परिवर्तन कुछ भौतिक क्रियाओं द्वारा संचालित होती है। ठीक है, बहुत सारी भौतिक क्रियाएं हैं, लेकिन मेन भौतिक क्रियाएं कितनी है? 5 है। गलन, मेल्टिंग, वाष्पन, क्वथन, ऊर्ध्वपातन, हिमीकरण, और छठवां जो है वो संघनन। ठीक है, यानी ये 6 और 5 के अंदर 6 क्रियाएं जो मुख्य हैं जो कि भौतिक परिवर्तन में सहायक है। गलन क्या होता है? जैसे बर्फ है आपका, वो उसको हमने रख दिया बाहर तो वो गल गया और क्या बन गया? जल बन गया। उस क्रिया को क्या कहते हैं? गलन। वाष्पन, वाष्पन क्रिया में क्या हुआ? जैसे आप देखते हैं नदियों और तालाब का जो जल है वो गर्मियों में धीरे धीरे सूख जाता है, तो वहाँ यानी हम कह सकते हैं कि नदियों और तालाबों में जो जल है वो धीरे धीरे किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में, भाप में बदल जाता है। क्वथन, इसमें भी, क्वथन में भी क्या करते हैं? जल को बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद वो किस अवस्था में बदल जाता है? भाप अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्वथन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि ऊर्ध्वपातन में किसी ठोस को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, ठोस को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद वह द्रव अवस्था में नहीं आता है, सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। आपने देखा होगा कपूर, कपूर को आपने देखा होगा, जब कपूर को गर्म किया जाता है तो कपूर द्रव अवस्था में ना आके सीधे गैसीय अवस्था में चला जाता है। हिमीकरण,
फ्रीजिंग, किसी चीज को जमाने की क्रिया को क्या कहते हैं? हिमीकरण, इसको जमना भी कहते हैं। और संघनन, संघनन क्रिया क्या है? कि जल को पुनः, सॉरी, भाप को पुनः जल में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। अब एक छोटा सा हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम कहते हैं जल, जल को जब हमने बॉयल किया, जल को क्वथन क्रिया द्वारा हमने क्या किया? बॉयल किया, तो किसमें बदल गया? भाप में बदल गया। और भाप को पुनः संघनन क्रिया द्वारा, संघनन क्रिया द्वारा जल में बदल दिया। जल को हमने फ्रीज किया, हिमीकरण, हिमीकरण क्रिया द्वारा इसमें बदल गया, बर्फ में बदल गया। और बर्फ का पुनः गलन क्रिया द्वारा, गलन क्रिया द्वारा जल में चेंज कर दिया। यानी हम कह सकते हैं कि जल का इन भौतिक क्रियाओं द्वारा अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इसको आप नोट करिए। ठीक है, दूसरा परिवर्तन है बच्चों रासायनिक परिवर्तन। इस परिवर्तन में जब किसी पदार्थ को परिवर्तित किया जाता है तो परिवर्तित करने के बाद एक नया पदार्थ बनता है। वह पदार्थ अस्थायी होता है। अस्थायी होने का मतलब यह है कि अगर हम चाहें तो पुनः उसको अपनी मूल अवस्था में लेके चले आए तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों मिलके जल बनाते हैं। अब अगर हम ये चाहें कि पुनः किसी क्रिया द्वारा जल को हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में परिवर्तित कर दें तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यह अस्थायी हो जाता है और हम पुनः जो अवस्था परिवर्तित, यानी जो पदार्थ परिवर्तित हो जाता है उसको हम मूल अवस्था में नहीं ला सकते। इस परिवर्तन में अणुओं का संगठन भी बदल जाता है। ठीक है, द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थ भी बन जाते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, इसको हम आगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है जिसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन है क्या। पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के अणुओं का संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, भोजन का पचना, अगर भोजन पच जाता है तो कहिए अब हम पचे हुए भोजन से पुनः जो भोजन हमने किया था वो बन जाएगा, तो ये असंभव है। दूध से दही का बनना, ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अगर हम चाहें कि पुनः दही से दूध बना लें तो यह नहीं हो सकता। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना आपने देखा होगा कि जब लोहे में जंग लग जाता है तो लोहा धीरे धीरे करके खुदर खुदर के टूटना शुरू हो जाता है और एक भूरे रंग का उस पर अवक्षेप आ जाता है। तो हम ये क्या होता है? लोहे में जंग। और पदार्थ में को जलने के बाद हम कहिए कि पुनः पदार्थ को, यानी हम लकड़ी को जला दें और जले हुए राख से हम पुनः लकड़ी प्राप्त कर लें, तो ये असंभव है। यानी भौतिक परिवर्तन में जो भी पदार्थ परिवर्तित होता है उसको हम पुनः मूल अवस्था में नहीं ला सकते। अब रासायनिक परिवर्तन में हो क्या सकता है? रासायनिक परिवर्तन में गैस बन सकता है। जैसे कोई पदार्थ सड़ जाता है, सड़ने के बाद उसमें गंधाना शुरू हो जाता है, अवक्षेप बन सकता है। हम दूध को जब गर्म करते हैं तो देखते हैं, जिसको हम गांव की भाषा में साढ़ी कहते हैं, अवक्षेप बन जाता है।
रंग में परिवर्तन हो जाता है। रंग में परिवर्तन होने का मतलब कि हम क्या करते हैं, कार्बन से चीनी को बनाते हैं। कार्बन में वो काले रंग का होता है, कार्बन के अवयव, और चीनी क्या होता है आपका, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर चीनी बनता है। लेकिन देखते हैं कि कार्बन काले रंग का, लेकिन क्या चीनी भी काले रंग की नहीं, ठीक है। तो रंग परिवर्तन हो सकता है और ताप परिवर्तन हो सकता है। ताप परिवर्तन से मतलब ये है कि आप देखते हैं कि जब चूने को पानी में डालते हैं तो अपने आप वहाँ ताप बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में गैस भी बन सकता है, अवक्षेप भी बन सकता है, रंग परिवर्तन हो सकता है और ताप परिवर्तन हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि रासायनिक परिवर्तन के गुण कौन कौन से हैं, तो पहला गुण कौन सा है कि रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है। अभी हमने बताया कि अस्थायी होने का मतलब है कि रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ परिवर्तित होता है उसको पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। दूसरा, इस परिवर्तन में बने पदार्थ अपने मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होता है। जैसे कार्बन को जब वायु में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जिसमें कार्बन के अलग गुण होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के अलग गुण हो जाते हैं। तीसरा नंबर है कि इस परिवर्तन में परिवर्तित हुए पदार्थ को पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता, यानी पुनः मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। चलिए इसको नोट करिए। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं, जो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यानी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो रासायनिक परिवर्तन के ही फलस्वरूप होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल के उसमें देखते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको ये कार्बन है जिसको हम ऑक्सीजन यानी वायु में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। जो यानी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ एक एरो का चिन्ह है, उस एरो के चिन्ह के बाद एक कोई यौगिक लिखा हुआ, इसके पीछे पहले दो। तो जो एरो के पहले होते हैं इसका मतलब इनके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है। इनको अभिकारक कहते हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसको हम उत्पाद प्रोडक्ट कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है यानी जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है वो अभिकारक होता है, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी हमको पदार्थ प्राप्त होता है उसको उत्पाद बोलते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इस चीज को ध्यान देना होगा कि अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल हम ये कहते हैं, देखते हैं H2 धन O2 gives H2O, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं हाइड्रोजन, पहले तो हम ये देखते थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपके अभिकारक हैं और ये आपका उत्पाद। अब यहाँ हम देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु। लेकिन यहाँ हम जब देखते हैं कि ये क्या बन जाता है, जल बन जाता है, तो जल में हाइड्रोजन के जो 2 परमाणु हैं पर ऑक्सीजन का 2 परमाणु नहीं है, ऑक्सीजन का केवल 1 परमाणु है। इसका मतलब कि ये रिएक्शन सही नहीं है। हाँ, अगर इसको हमको
अणुओं को संतुलित करके हम क्या कर सकते हैं, ये अभिक्रिया सही हो सकती है, जिसको आप आगे पढ़ेंगे समीकरण का संतुलन। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे आप देखते हैं कि ये C भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है, O भी ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है, CO2 भी व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है, तो हम कैसे जान पाएंगे कि C किस अवस्था में है, O किस अवस्था में है और CO2 किस अवस्था में है? तो रसायन विज्ञान में उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। अगर कोई चीज ठोस अवस्था में होगी तो उसके आगे यस लिख देते हैं, सॉलिड। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ कार्बन किस अवस्था में होती है, सॉलिड अवस्था में। अगर कोई द्रव है तो उस वहां हम L लिख देते हैं। ठीक है। और अगर कोई गैस होती है तो वहां G लिख देते हैं। अगर कोई विलयन जलीय होता है तो वहां AQ लिख देते हैं, जिसका अर्थ होता है एक्वस। तो यहाँ इस वाले ऊपर वाले अभिक्रिया में देखते हैं कि C कार्बन कैसा है, ठोस अवस्था में है, ऑक्सीजन कैसा है, गैसीय अवस्था में है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसीय अवस्था में होगा। यहाँ हम देखते हैं हाइड्रोजन गैस गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में है, पर ये जल क्या है, ये जलीय अवस्था में है, मतलब कि जलीय द्रव अवस्था में है। तो इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण के माध्यम से लिखते हैं। जब भी हम लोग केमिस्ट्री में लिखते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं को किसके माध्यम से, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन के माध्यम से लिखते हैं। हम कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, हमने बताया था क्या होता है, अभिकारक, और बनने वाले पदार्थ क्या कहते हैं, उत्पाद, प्रोडक्ट, को सूत्रों और संकेतों द्वारा, किसके द्वारा, सूत्रों या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब अगर जैसे हमने क्या किया कि मैग्नीशियम कोई जब HCl के साथ अभिक्रिया करवाया गया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बना, तो हम उसको ऐसे तो कह सकते हैं, लेकिन लिखते कैसे हैं संकेतों द्वारा। Mg मैग्नीशियम यह लिखा है, इसका मतलब ठोस अवस्था में है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ क्या लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है, लिक्विड अवस्था में है, और यहाँ आगे जो लिखा हुआ है 2, इसका मतलब होता है 2 भाग या 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल, HCl। ठीक है। यहाँ MgCl2 किस अवस्था में है, ठीक है, सॉलिड अवस्था में है, और H2 हमारा हाइड्रोजन किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। अब अगर हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरणों में जो NCERT किताबों में जो प्रदर्शित किया गया है वो 2 प्रकार से समीकरण को प्रदर्शित किया गया है। एक शब्दों द्वारा प्रदर्शित किया गया है, शब्दों द्वारा निरूपित किया गया है, दूसरा प्रतीकों द्वारा। जैसे शब्दों द्वारा जब लिखना होता है तो कुछ इस प्रकार लिखते हैं, जस्ता, ठोस, सल्फ्यूरिक अम्ल, विलयन, जिंक, सल्फेट, विलयन और हाइड्रोजन गैस। तो यहां हमको आगे परमाणु या अणु लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दूसरा क्या है नियम, जो कि प्रचलित नियम है, प्रचलित निरूपण का नियम है, वो प्रतीकों या सूत्रों द्वारा। ठीक है। इसी समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, सूत्रों द्वारा। जैसे जस्ता जो होता है जिंक, Zn, ठोस है सॉलिड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 क्या है, विलयन, विलयन के लिए हमने क्या बताया था, एक्वस, AQ। इसको हम क्या पढ़ते हैं, गिब्स। क्या पढ़ते हैं, गिब्स मीन्स देता है। ठीक है। क्या देता है, Zn और H2SO4 की जब अभिक्रिया होती है तो क्या मिलता है हमको, जिंक सल्फेट, ZnSO4, ये भी क्या है, एक्वस है, AQ, और क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस, क्या है, गैस।
ठीक है ना। अब एक चीज फिर से बता दें कि ये दोनों क्या हुए आपके अभिकारक हो गए और ये आपका क्या हो गया उत्पाद। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या क्या प्रकार होते हैं और साथ में हम रासायनिक समीकरणों का संतुलन पढ़ेंगे, क्योंकि बिना रासायनिक समीकरणों के संतुलन में जो हमारा ये नियम है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के अणु या परमाणु क्या होने, परमाणु कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो उस नियम को अगर हमको बनाए रखना है तो समीकरण का संतुलन करना पड़ेगा। और आप ये भी जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आपने पढ़ा है कि द्रव्यमान को ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसीलिए समीकरण का संतुलन आवश्यक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, ठीक है, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।